बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन व्हेन सैम्पल साइज इज़ लार्ज। इससे पहले हम लोगों ने जितने हाइपोथेसिस टेस्ट पढ़े वो मीन और डिफरेंस बिटवीन मीन के ऊपर पढ़े थे, और फर्दर हम लोग इसके प्रोपोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन और अगेन उसी तरह से डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन। तो आज हम लोग सिंपल प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जिसमें सैम्पल साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, लेट पी बी प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इन अ सैम्पल ऑफ साइज एन ड्रॉन फ्रॉम अ बाइनोमियल पॉपुलेशन हैविंग प्रोपोर्शन पी। आपके पास जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्रोपोर्शन के केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल पॉपुलेशन यूज़ होता है, क्योंकि जो P और Q है यानी कि सक्सेस और फेलियर है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिंक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो P हार्ट है वो प्रोपोर्शन है सक्सेस का, और जो सैम्पल ऑफ साइज़ है N जो कि ड्रॉ हो रहा है बाइनोमियल पॉपुलेशन के केस में, जिसका जो प्रोपोर्शन है वो है P, यानी कि पैरामीटर बाइनोमियल का वो है P। इफ़ सैम्पल साइज़ इज़ सफिशेंटली लार्ज, अगर आपके पास जो स्मॉल n है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है यानी कि 30 से बड़ी है, then p hat will be approximately normal distributed with mean p and standard deviation under root pq by n, where q is equals to 1 minus p। तो आपके पास अगर सैम्पल साइज लार्ज है दैन जो p hat है वो अप्रोच कर देता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पे, जिसमें मीन जो है वो p के इक्वल है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अंडर रूट पी क्यू बाई एन के इक्वल है, जिसमें जो q है वो इक्वल होता है 1 माइनस पी के। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे केसेस में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास सैम्पल लार्ज है तो हम इस फार्मूले को कैसे मेंशन करेंगे, वो आ जाएगा z इज़ इक्वल्स टू पी हैट माइनस पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट पी क्यू बाई एन। और अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल केस अगर हम लोगों के पास जो p है वो इक्वल होता है x बाय एन के, तो हम यहाँ पर p हैट की जगह पर x बाय एन को अगर हम पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा x बाय एन माइनस पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अब यहाँ पर से n जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एन पी, और यहाँ पर भी n जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट एन पी क्यू। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया है अगर क्या आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और अगर आपके पास सैम्पल साइज़ भी लार्ज हो। अब हमारे पास इसका प्रोसीजर है कि हमने इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। जैसे हम लोगों के पास पैरामीटर म्यू था, अब हम लोगों के पास यहाँ पर पैरामीटर पी आएगा। तो पैरामीटर पी के अकॉर्डिंग आपके पास जो फर्स्ट 3 हाइपोथेसिस बनेंगे वो अगेन उसी तरह से एच नॉट पी इज़ इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास 0 की जगह पर पी की कोई वैल्यू होगी आप वो पुट करेंगे। अल्टरनेट h1 p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और ये वाला हाइपोथेसिस आपके पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस होगा। देन आपके पास सेकंड हाइपोथेसिस आ जाएगा एच नॉट पी इज़ इक्वल्स टू 0 और एच नॉट पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसका अल्टरनेट आ जाएगा एच वन पी इज़ लेस देन 0, और ये आपके पास आ जाएगा वन टेल्ड लेफ्ट का। उसके बाद थर्ड हाइपोथेसिस आ जाएगा एच नॉट पी इज़ इक्वल्स टू 0 और एच नॉट पी इज़ लेस देन 0, और इसका अल्टरनेट आ जाएगा एच वन पी इज़ ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास आ जाएगा वन टेल्ड राइट का। उसके बाद सेकंड स्टेप आपके पास आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें आपने चूज़ करना है चूज़ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ साइज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो आपने चूज़ करनी है। थर्ड स्टेप आ जाएगा द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज़ z इज इक्वल्स टू x माइनस एन पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन पी क्यू। ये वही फार्मूला है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे ये आपके पास बना। ये आपके पास तब यूज़ करना है जब विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन होगी। अब इस प्रपोर्शन के केस में विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन, यानी कि कॉन्टीन्यूटी करेक्शन जो है वो कब यूज़ होता है। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन आपने तब यूज़ करना है जब आपके केस में कुछ भी मेंशन ना हो कि ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन का केस है और आपने इसको जी यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जी आपके पास यूज़ ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। अब अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, लेट्स सपोज पॉइज़न की, बाइनोमियल की या हाइपर ज्योमेट्रिक की, और अगर वो आपको कहें कि क्वेश्चन आपके पास इन डिस्ट्रीब्यूशंस का और आपने इनको कन्वर्ट करना है नॉर्मल में, देन आप लोग
विद कॉन्टीन्यूटी करेक्शन यूज़ करते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूटी करेक्शन आपके पास तब यूज़ होती है जब आपने किसी डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल बनाना हो, और विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन तब यूज़ करेंगे जब केस में कुछ भी मेंशन ना हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ही यूज़ करना है आपने, तब आप यहाँ पर ये वाला या ये वाला दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, जो कि अभी हम लोग अभी एग्जांपल डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन होगा और अगर आपने उसको नॉर्मल बनाना होगा तो उसको हम कहते हैं कॉन्टीन्यूटी करेक्शन, और तब आपने ये वाला यूज़ करना है, x प्लस माइनस 1/2 माइनस NP डिवाइडेड बाई √NPQ। और यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने नेगेटिव यूज़ करना है, एक दफ़ा प्लस। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने प्लस कब यूज़ करना है और माइनस कब यूज़ करना है, वो जब हम लोग अभी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है तब जब आपके पास n जो होगा लार्ज होगा और जो z होगा वो अप्रॉक्सीमेटली स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। फोर्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। अगर आपके पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस होगा तब आपने जी को टू साइडेड देखना है, यानी कि टू टेल्ड में α/2, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। अगर आपके पास H1 जो है वो ग्रेटर का हाइपोथेसिस होगा तो आपने अगेन उसी तरह से जी को सिंपल अल्फ़ा में देखना है, और अगर लेस का होगा तो आपने माइनस का साइन लिखना है वन टेल्ड के अकॉर्डिंग। फिफ्थ स्टेप में आप कंप्यूटेशन कर लें या अगेन उसी तरह से फोर्थ स्टेप में कंप्यूटेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जी, आपने फिफ्थ स्टेप में यहाँ पर जी की वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, और सिक्स स्टेप में जब आप यहाँ पर अपना क्रिटिकल रीजन सॉल्व कर लेंगे तो जी की वैल्यू को देखना है कि वो क्रिटिकल रीजन से अगर बाहर जा रही है दैन वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं जा रही दैन वो अदरवाइज़ एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हम लोग इस पूरे प्रोसीजर जो कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का है हाइपोथेसिस, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 16.14 को स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 16.14 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ कॉइन इज़ टॉस्ड 400 टाइम्स एंड इट टर्न्स अप हेड 216 टाइम्स। कि अगर आपके पास एक कॉइन है जो कि 400 टाइम टॉस हुआ है तो उसमें से 216 टाइम्स हेड आया है। डिस्कस वेदर द कॉइन में बी अनबाइस्ड वन। आपने ये बताना है कि कॉइन ये है कोई एक साइड जो होगी वो अनबाइस्ड होगी, ठीक है। अब आपको इस कॉइन की स्टेटमेंट से, हेड की स्टेटमेंट से और अनबाइस्ड की स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही आप कॉइन, टॉस और हेड की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है और आपने इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.14 को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस केस में हम लोगों को यहाँ पर 200 जो है वो n गिवन है और x है वो 216 टाइम्स गिवन है, p भी गिवन नहीं है और बाकी q भी हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो फर्दर चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व करनी है। तब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.14 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.14 के सोल्यूशन में सबसे पहले जो हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हमने अपना हाइपोथेसिस मेंशन करना है। अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि सिर्फ 400 कॉइन्स है जिसमें से 216 टाइम्स हेड आया है और जो कॉइन है वो अनबाइस्ड है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये बायनॉमियल का केस है और हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस लिखना है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। अब हमें हाइपोथेसिस और की कोई वैल्यू गिवन नहीं है और ना ही अल्फ़ा गिवन है। तो आपको जैसा कि पता है कि बायनॉमियल के केस में हेड और कॉइन के सिर्फ टू ही चांसेस हैं, हेड या टेल। कॉइन के टू ही चांसेस हैं, हेड या टेल। तो अनबाइस्ड का मतलब है कि यहाँ पर H0 यानी कि P की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। कि अगर आपके पास टू कॉइन्स हैं तो इसमें से एक ही चांस हो सकता है कि या एक दफ़ा हेड आए या एक दफ़ा टेल आए। तो वो एक दफ़ा हेड या एक दफ़ा टेल आने का चांस यही है कि 1/2 हो। तो ये आपके पास अनबाइस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में पढ़ा था, और वही आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। और आपको कोई गिवन नहीं है कि ये ग्रेटर का क्वेश्चन है, लेस का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 और ये टू टेल्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1/2 0.5 के इक्वल होता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको अल्फ़ा भी गिवन नहीं है, तो अल्फ़ा अगेन आप इस केस में सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 0.05 यूज़ करेंगे। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और आपने इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये आपके पास जो फार्मूला है हम लोग इसको कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला कहेंगे और इसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। आप यहाँ पर लिख देंगे कि ये आप लोगों के पास
कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला फॉर्मूला है। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला फार्मूला। अब जो आपने फार्मूला इसमें यूज़ करना है वो बनेगा z इज़ इक्वल्स टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी क्यू। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने प्लस वाला साइन यूज़ करना है या माइनस वाला। कोई एक यूज़ होगा, या प्लस वाला यूज़ होगा या माइनस वाला होगा, दोनों नहीं यूज़ होंगे, कोई एक यूज़ होगा। अब हम फोर्थ स्टेप में देखते हैं कि क्या रीज़न है कि हम यहाँ पर एक साइन यूज़ करेंगे, या तो नेगेटिव वाला या प्लस वाला। तो क्या रीज़न है और कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हमने कौन सा वाला यूज़ करना है। अब कंप्यूटेशन के स्टेप में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि अगर आपके पास x की वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाती है एन पी से, देन आप लोग यूज़ करेंगे x माइनस 1/2। अदरवाइज़ अगर वो ग्रेटर नहीं है, लेस है, देन आप x प्लस 1/2 यूज़ करेंगे। और अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें ये कह दिया गया है कि n जो है वो 400 है और x जो है वो है 216, और अभी p हम लोगों ने सॉल्व किया वो है 0.5। तो अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टेट x की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 216, और अभी हम ग्रेटर है या लेस का साइन मेंशन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हम n और p की वैल्यू लिखेंगे। n है हम लोगों के पास 400 और p है 0.5। तो अगर हम 400 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों के पास आंसर आता है 200। तो अब आप मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। 216 बड़ी है तो साइन आएगा ग्रेटर का। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अगर x एन पी से बड़ा होगा देन हम लोग यूज़ करेंगे x माइनस 1/2, और अगर छोटा होगा तो हम x प्लस 1/2 यूज़ करेंगे। अब जबकि ये x जो है वो ग्रेटर है एन पी से, तो हम यूज़ करेंगे z इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1/2 माइनस एन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी क्यू। अब जो वैल्यूज़ हैं फार्मूले की हम वो पुट करेंगे। सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो आप क्यू भी आप लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास जो p है वो है 0.5, तो क्यू भी 1 माइनस पी करके भी आपके पास 0.5 ही आ जाएगा। तो आपके पास जो x है वो है 216 माइनस 1/2 डेट इज़ इक्वल्स टू 0.5 माइनस n है आप लोगों के पास 400 और p है आप लोगों के पास 0.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 400 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे और आपके पास यहाँ पर z का आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले जब हमने यहाँ पर 216 में से 0.5 को माइनस किया तो आंसर आया 215.5, और 400 मल्टीप्लाई 2.5 डैट इज़ 200, 400 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 डैट इज़ 100, और 2.5 माइनस 5 215.5 माइनस 200 डैट इज़ इक्वल्स टू 15.5 एंड अंडर रूट 100 इज़ 10। 15.5 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास z का आंसर आ जाएगा 1.55। अब आप लोगों के पास जो ये हाइपोथेसिस है ये टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है, तो हम लोगों ने z को देखना है अल्फ़ा बाई 2 में, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के साइन के साथ 1.96। 1.96 के बाद अब जो z की वैल्यू है वो है 1.55। तो पहले हम लोग ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे माइनस 1.96 और यहाँ पर प्लस 1.96, और जो आंसर आया है वो है 1.55। तो ये इस रीजन में ही आ रहा है 1.55 आप यहाँ पर लिख देंगे, और ये पूरे रीजन माइनस 1.96 से प्लस 1.96 के रीजन में ये 1.55 ये वैल्यू आ रही है। तो ये आपके पास एक्सेप्ट हो गया है, इस क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है। तो आप यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज़ इक्वल्स टू 1.55 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट h0, कि हमने जो वैल्यू है वो लाया हो रही है क्रिटिकल रीजन में, आ रही है इस रीजन में, तो हमने h0 को एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.15। एग्जाम्पल नंबर 16.15 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिसाइड वेदर बटन एंड मार्जरीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड 90 individuals were each given 3 sandwiches, 2 containing butter and the other 1 containing margarine. They were then asked which one of the 3 contains margarines, and 38 correct identifications were made. Test the significance of the test.
एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है, एक बटर और मार्जरीन है जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 90 इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने 3 सैंडविचेस लिए हैं, 2 कंटेनिंग बटर लिए हैं और जो दूसरे हैं उन्होंने लिए हैं 1 मार्जरीन। ठीक है, यानी कि 3 सैंडविचेस हैं, 3 सैंडविचेस लिए हैं, 90 इंडिविजुअल्स हैं जिसमें से 2 जो हैं वो बटर के हैं और जो 1 है वो मार्जरीन का है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि 1 ऑफ द 3 कंटेनिंग मार्जरीन्स एंड 38 करेक्ट आइडेंटिफिकेशंस। इस 9 में से 38 ने बताया है, उस 90 में से 38 ने ये आइडेंटिफिकेशन की है कि 1 ऑफ द 3 जो है, यानी कि आपके पास 1/3 जो हिस्सा है उनमें से वो मार्जरीन ज़्यादा अच्छा है। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट। अच्छा, उन्होंने बताया है कि आपके पास जो 1 ऑफ द 3 है उनमें से सैंडविचेस जो मार्जरीन है वो ज़्यादा अच्छे हैं और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि ये आपके पास सही, यानी कि उन्होंने करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया, तो ये आपके पास जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है ये आपके पास करेक्ट है, तो ये आपके पास अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर वाली साइड पर जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइड पर, तो ये ग्रेटर है। H1 जो आएगा वो ग्रेटर का हाइपोथेसिस बनेगा और अल्फ़ा भी आपके पास 0.05 आएगा क्योंकि वह मेंशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ हमें कौन कौन सी गिवन है? सबसे पहले 3 वैल्यूज़ गिवन है। नंबर 1 90, नंबर 2 आपके पास 1 ऑफ द 3 एंड थर्ड इज़ 38। अब आपके पास ये जो x है ये आपके पास करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है, तो ये आपके पास x आ जाएगा और ओवरऑल आपके पास 90 इंडिविजुअल्स थे तो ये n आ जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि 1 ऑफ द 3 जो है उनमें से कंटेनिंग है जो वो मार्जरीन के सैंडविचेस हैं, तो ये प्रोपोर्शन आ जाएगी। 1 ऑफ द 3 का मतलब है 1/3, ये p की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1/3। अब आपके पास जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हुई हुई है इसका मतलब है हाइपोथेसिस बनेगा H1 P इज़ ग्रेटर देन 1/3 और अल्फ़ा 0.05 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, तो ये आपके पास विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर दोनों यूज़ कर सकते हैं, विद का भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट का भी कर सकते हैं। अगर आप कोई एक करेंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, तो आप इसमें विदाउट का भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं और विद का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट ईजिली हो सकता है, ये तो डायरेक्टली आपके पास अप्लाई हो जाएगा। तो ये विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का केस है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.15 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना हाइपोथेसिस मेंशन करेंगे जो कि आ जाएगा H0 P। अब आपके पास 2 हाइपोथेसिस हैं, अब आप दोनों मेंशन कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। आप ये मेंशन करें P इज़ इक्वल्स टू 1/3, या फिर दूसरा केस है H0 P इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/3, ये आपकी चॉइस है। आप दोनों में से कोई एक यूज़ करेगा, दोनों नहीं लिखेगा, कोई एक करेगा। और जो मेन हाइपोथेसिस है H1 का वो है H1 P इज़ ग्रेटर देन 1/3। उसके बाद सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि अल्फ़ा, जो कि आ जाएगा आपके पास 0.05। थर्ड स्टेप में आपके पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब आपने यहाँ पर फार्मूला मेंशन करनी है, तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं x माइनस एन पी डिवाइडेड बाई √NP/Q। बेसिकली जो यूज़ हो रहा है वो ये वाला हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो दूसरा ये है z इज़ इक्वल्स टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस NP डिवाइडेड बाई √NP/Q। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम ये दोनों फार्मूला यूज़ करके देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या आपके पास वैल्यू आ रही है। वैसे जो बेसिक फार्मूला है वो आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, मेन ये वाला फार्मूला हम यूज़ होगा, लेकिन हम लोग दोनों फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या वैल्यूज़ आती हैं और क्या रीजन आता है और क्या वैल्यू फॉल करती है या लाई करती है। नेक्स्ट अब हम लोग 4 स्टेप करते हैं कंप्यूटेशन का, जिसमें हम लोग इन दोनों फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले अब आपको जो स्टेटमेंट की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो वैल्यूज़ गिवन है आप वो पुट करेंगे। सबसे पहले आपको n गिवन है जो कि है 90, उसके बाद आपको p गिवन है जो कि है 1/3 डैट इज़ 0.333, और आप यहाँ से q निकाल लेंगे 1 माइनस 0.333 करके, तो आपके पास आ जाएगा 0.6 डैट इज़ 2/3। उसके बाद आपके पास x गिवन है जो कि है आपके पास 38,
अब ये चारों वैल्यूज़ आपको गिवन है। अब वन बाय वन आप फार्मूला में पुट करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देती हूँ, विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन वाला यूज़ करेंगे। विदाउट कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का जो फार्मूला है वो है z इज़ इक्वल्स टू x माइनस एन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन पी क्यू। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो x है उसकी वैल्यू है आपके पास 38, और जो n है उसकी वैल्यू है 90, और जो p है उसकी वैल्यू है 0.333। उसके बाद है अंडर रूट एन पी क्यू, तो यह आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 0.333 मल्टीप्लाई 0.666। तो अब यहाँ पर हम लोग 90 को 0.333 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 38 में से माइनस कर देंगे, और यहाँ पर इस पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेते हैं और देखते हैं हम लोगों के पास जी का क्या आंसर आता है। अब सबसे पहले हमने जब 90 को 0.333 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 30, और यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 0.333 मल्टीप्लाई 0.666 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 19.9600, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 20। 38 माइनस 30 डैट इज़ 8, और अंडर रूट 19.9600 किया तो 4.467। 8 को जब डिवाइड किया तो जी का आंसर आ गया 1.790। अब हम लोगों ने करना है विद कॉन्टीन्यूटी करेक्शन। विद कॉन्टीन्यूटी करेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो है z इज़ इक्वल्स टू x प्लस माइनस 1/2 माइनस एन पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन पी क्यू। तो अब हमने ये केस देखना है कि हम लोगों ने प्लस वाला यूज़ करना है या नेगेटिव वाला। अगर हम लोगों के पास जो x है वो वैल्यू बड़ी हो जाती है एन पी से तो हम लोग यूज़ करते हैं x माइनस 1/2, और अगर वैल्यू छोटी हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं x प्लस 1/2। तो सबसे पहले अब हम x की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, जो कि है 38। अब साइन मिड में कोई मेंशन नहीं करना, वो बाद में मेंशन करना है। उसके बाद n की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 90। उसके बाद p की वैल्यू 0.333। अब जब यहाँ पर आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे 90 को 0.333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ी है इससे, तो आप यहाँ पर ये साइन यूज़ कर देंगे। अब इस केस के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास बनेगा x माइनस 1/2। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो आ जाएगा x माइनस 1/2 डेट इज़ 0.5 माइनस 1 माइनस एन पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन पी क्यू। अब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। z इज़ इक्वल्स टू x की वैल्यू है हम लोगों के पास यहाँ पर 38 माइनस 0.5, n है हमारे पास यहाँ पर 90 मल्टीप्लाई 0.333 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 90 मल्टीप्लाई 0.333 मल्टीप्लाई 0.666। अब 38 में से 0.5 को माइनस करना है और 90 के साथ 0.333 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके। नीचे वाली चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का जी का आंसर आ जाएगा, और देन हम देखेंगे फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन में कि क्या ये वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट। जब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास जी का आंसर आ गया 1.678। एक आंसर है 1.790 और एक आंसर है 1.678। अब हम फिफ्थ स्टेप में इनके क्रिटिकल रीजन्स ड्रॉ करेंगे विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के लिए अलग ग्राफ और विद कॉन्टिन्यूटी करेक्शन का अलग ग्राफ। तो अब हम लोगों के पास ये जो वैल्यू है ये आपके पास जी अल्फ़ा की वैल्यू बनेगी, यानी कि आपके पास ग्रेटर का हाइपोथेसिस था तो आपने 0.05 को 1 टिल में देखना है, लेकिन पॉजिटिव साइड पे तो ये आपके पास बनेगा प्लस 1.96। तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइड पर लिखेंगे 1.96, यहाँ पर भी अगेन प्लस साइड पर लिखेंगे 1.96। सबसे पहले विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन की जो जी की वैल्यू है वो है 1.790, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो है 1.678, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1.96 के रीजन में आ रही हैं, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा एक्सेप्ट। ये इस तरह से आप ये वाला एरिया शेड कर देंगे, और जब आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे तो लिखेंगे बोथ द वैल्यू ऑफ जी डैट इज़ जी फर्स्ट जो है वो है 1.790 और जो सेकंड है वो है 1.678, बोथ लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब यहाँ पर अपना कंक्लूजन लिखेंगे बोथ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जी लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास जो एग्जाम्पल नंबर 16.15 है वो कंप्लीट होती है, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।